हाँ जी, टेस्ट हो रहे हैं सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के, तीनों टेस्ट दिए, 3 हो चुके हैं अब तक, ये तीसरा आज होना है। 3 हो गए? अच्छा कल नहीं हुई ना, आज फ्राइडे है, हाँ ठीक है। ठीक लग रहा है सब, आंसर्स लिखे जा रहे हैं और एमसीक्यूज में एवरेज ठीक आ रही है। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 15-20 के बीच, 20 तक तो हो पा रहे होंगे। दे आर रियली सिंपल, रियली इजी, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आते नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में, बट जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें मैं डालूंगा 2-3, तो मेक श्योर क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपके फैक्ट्स चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट भी चेक करेंगे। पता नहीं चलता कि पीपीएससी कभी अचानक 4 स्टेटमेंट डाल दे, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट लंबी लंबी डाल दी, यू नेवर नो, तो हम वो भी टेस्ट करेंगे। तो आपने पढ़ना उसी तरह से है कि आप इसी को पढ़ के एमसीक्यू भी सॉल्व कर पा रहे हैं, इसी को पढ़ के आंसर भी लिख पा रहे हैं, तब मज़ा है ना। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, कुछ प्रीटी सिंपल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, है ना, तो साथ साथ में थोड़ा सा याद भी करते रहेंगे। आज जब मैं आ रहा था ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी रास्ते में, सो दैट मेड मी रियलाइज वन थिंग, पीसीएस वालों को ना एक आदत है, जब आप मेंस तक पहुंचते हो या कभी कभी वो प्री में भी पूछ लेते हैं, वो आपको ईडियम्स पूछते हैं। अंडर द गाइज ऑफ ट्रांसलेशन दे आस्क यू ईडियम्स। जैसे कि अगर वो पंजाबी में पूछें कि मूसलाधार बारिश हो रही है, एक होता है बहुत तेज बारिश हो रही है, एक होता है मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सिमिलरली अगर वो इंग्लिश के पेपर में पूछ ले कि इसको पंजाबी में लिखो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो क्या लिखोगे? कुत्ते ते बिल्लियां बरस रहे हम? डेफिनेटली नॉट, है ना। बहुत सारे बच्चों ने पिछले कुछ पेपरों में ऐसी सी गड़बड़ियां की हैं। एक बार आया था, मुझे याद नहीं 15 वाले पेपर में या 18 वाले पेपर में आया था, जैसा देश वैसा पेश। सो पीपल रोट लाइक लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ जैसा देश वैसा पेश, लाइक कंट्री लाइक क्लोथिंग, समथिंग लाइक दैट दे रोट। क्या आएगा इसका आंसर? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन आए ये जरूरी नहीं है। तो ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जब भी अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करो कि कुछ भी आपके आसपास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, यू ग्रैब इट। प्री में एक क्वेश्चन आया था शायद पिछली ही बार सी सैट में, जिसमें डाची आंसर था, तो वो सबको पता था क्योंकि डाची वाले मोड़ो मुहावरे सबने सुन रखा है गाना, तो सबको पता था कि उसका आंसर डाची है। सो हाउ डू वी नो दिस? क्योंकि हमने वो गाना सुना हुआ है। सो वी ट्रेन अवर माइंड्स कि हम थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लें जहाँ से भी हमें वो मिले। कहने का मतलब ट्रांसलेशन में वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं पूछते हमेशा, पंजाबी में ईडियम लिख देंगे तो उसका आंसर आपको इंग्लिश के ईडियम से देना है, ना कि उसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखेंगे, दे जेन्युइनली टेस्ट यू फॉर दिस, है ना। चलो एनीवे, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, 3 टॉपिक्स किए हैं हमने अब तक। सबसे पहले एनलाइटनमेंट हुई, एनलाइटनमेंट की वजह से थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट से जो वैल्यूज़ आई वो अटलांटिक क्रॉस कर गई और सबसे पहले अमेरिका में उन्होंने अपना असर दिखाया। द एनलाइटनमेंट बोर इट्स फर्स्ट फ्रूट अक्रॉस द अटलांटिक। अब वहाँ से वो वापस आएंगे बूमरैंग करके यूरोप में, लेकिन यूरोप बहुत बड़ा था, यूरोप में बहुत सारी उस टाइम पे स्टेट्स थी। सो देयर वाज फ्रांस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोर्टुगल, बहुत सारी जगहें। लेकिन सबसे पहले असर वहाँ होगा जहाँ सबसे अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस बनेंगी। बहुत सारे एरियाज़ हैं, तो एनलाइटनमेंट का असर तो सारे यूरोप पे होना चाहिए था, लेकिन फ्रांस में वो परफेक्ट सिचुएशन बनी जहाँ पे एनलाइटनमेंट के सारे आइडियाज़ अप्लाई हो सकते थे। तो ये एक लॉजिकल कोरिलेशन है। एनलाइटनमेंट आने का रीज़न क्या था? रीजंस फॉर द कमिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, अगर हम एक स्टोरी बना रहे हैं इसको, तो हम इसको अगर शुरू से शुरू करें, व्हाट वाज द रीजन दैट एनलाइटनमेंट केम इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ जी, एक एक रीजन बताओ। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा होने की वजह से, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज का जो अंडरलाइंग रीजन है वो इकोनॉमी ही रहेगा। तो ट्रेड पहले अच्छे से हो रहा था, यानी कि आपको ये स्टोरी जब शुरू करनी है तो सारी स्टोरी कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल से शुरू होती है, उसके बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 1453 में जो लैंड रूट था यूरोप को एशिया से जोड़ने का, उस पे ऑटोमन टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया उसको, और वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर होती थी।
तो उनका ट्रेड अच्छा चल रहा था। लेकिन जब टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो अब लैंड के रास्ते आप जा ही नहीं सकते एशिया, तो ट्रेड किए बिना कैसे रहोगे? तो आप रास्ते ढूंढोगे, तो आप पानी में उतर जाओगे कि समुंदर है, देखते हैं कहाँ ख़त्म होता है। तो कोई वेस्ट की तरफ चला गया, कोई ईस्ट की तरफ चला गया। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास पास हुई जिसमें स्पेनिश टेरिटरीज वेस्ट में, पोर्टुगीज़ टेरिटरीज ईस्ट में। तो वो एक्सप्लोर करते करते, एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें अच्छी शिप्स बनानी पड़ी, उन्हें कंपस इन्वेंट करनी पड़ी, फिर उन्होंने सर्कम नेविगेशन की। हु वाज द फर्स्ट मैन टू सर्कम नेविगेट द अर्थ? ये जिन्होंने लिस्ट बनाई होगी सिर्फ उनको पता होगा। Who was the first man to circumnavigate the entire earth? उससे पहले तक ये आइडिया होता था कि गोल धरती का मतलब क्या हुआ, आप एक जगह से चलो घूम के वहीं पे पहुंच जाओ, दैट इज अ प्रूफ कि अर्थ गोल है। मैजेलन, फर्डिनेंड मैजेलन, इटालियन एक्सप्लोरर, was the first man to circumnavigate the whole earth. फर्डिनेंड मैजेलन, हाँ, परिक्रमा, पूरी धरती घूम के वापस आ गया था। सो दैट वॉज द फर्स्ट, यू कैन से, मटेरियल प्रूफ कि धरती गोल है, राइट? तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, उसकी वजह से नए रूट्स एक्सप्लोर हुए, नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर हुई। और जब नई टेरिटरीज एक्सप्लोर हुई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि फिर पहले वाला ट्रेड क्यों करना है, फिर और ज़्यादा कर लेते हैं ट्रेड। एंड देन दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने धीरे 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 इनोवेशंस करनी शुरू की। इनोवेशन के लिए थोड़ी लिबर्टी चाहिए थी जो कि एनलाइटनमेंट से आई। सो ऑल दीज थिंग्स कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। और इन सब के पीछे द हिडन रीजन फॉर ऑल दिस डेवलपमेंट वाज द ग्रीड ऑफ ह्यूमन माइंड। बहुत अजीब बात है, बट दैट इज व्हाट इट इज। कहते हैं ना 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन ये पांचों एक लिमिटेड डिग्री में बहुत अच्छे होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। तो इसमें जो लोभ वाला प्रिंसिपल है ना, दैट अप्लाइड इन केस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्रीज एक्सपेंशन। हमें नई नई टेरिटरीज मिली, फिर उनके साथ और ज़्यादा ट्रेड करना है, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक बिकेम अ साइकिल। लेकिन बस प्रॉब्लम वहाँ हुई जब ये साइकिल एक लिमिट पार कर गया। जस्ट लाइक ऑल दीज 5 वाइसेस, जब वो एक लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो बहुत बुरे बन जाते हैं। तो इसी की वजह से फिर उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी। टेरिटरी ऑक्यूपाई की तो वहाँ के लोगों को ऑप्रेस करना शुरू कर दिया, कॉलोनाइजेशन, ऑल दोज थिंग्स, एक एक करके। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को ये सारा पढ़ने का लॉजिक क्या है, पीसीएस में टॉपिक क्यों रखा गया है, या लेट्स से यूपीएससी में टॉपिक क्यों रखा गया है? क्योंकि आज हम जितना कुछ भी देखते हैं हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, रिलीजियस सिस्टम में, वो चारों चीज़ें पिछले 400-500 साल के इन इवेंट्स की देन है। सो यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यू कहाँ से आई है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से, ये वैल्यू कहाँ से आई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। हम ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि पहली बार इन्होंने सोचा था, वॉल्टेयर ने, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने। सो इट्स रियली अमेजिंग कि अगर आप जियोलॉजिकल एरा स्केल पे देखो तो अर्थ को क्रिएट हुए या यूनिवर्स को क्रिएट हुए ऑलमोस्ट 13 करोड़ साल हो चुके हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन एवोल्यूशन, या आज जैसी दुनिया है, वो सिर्फ 300-400 साल में ही बनी है, जैसे भी बनी है। और उसमें भी अगर आप, जैसे हम एक अगला टॉपिक करेंगे अमेरिकन सिविल वॉर, तो आप देखोगे कि आज जिन चीज़ों की हमें प्रॉपर नॉलेज है कि ये तो बहुत ही गलत है, जैसे स्लेवरी हमें पता है ये तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्लेवरी आज से करीब 150 साल पहले तक प्रॉपरली होती थी। एंड देयर वॉज नो लॉ अगेंस्ट स्लेवरी ऑल्सो। सती वॉज देयर जस्ट 100 years बिफोर नाउ। तो वी रियलाइज कि कितनी कम एवोल्यूशन हुई है अभी हमारी, और हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं हम। सो द एंटायर प्रोग्रेस, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, दैट वी हैव टुडे owes itself to the last roughly 300-400 years only, starting with the era of enlightenment. इसीलिए वो enlightenment है, the world never remained the same, thankfully. तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस है। आपको ये एक ब्रॉड, यू कैन से, आपके अंदर ये एनलाइटनमेंट लाने के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक, जैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम पूरी की पूरी? सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द प्रेजेंट, कि आज जो है, जैसे अगर आपको पूरी फ्रीडम स्ट्रगल की अच्छी नॉलेज है, देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि 15 अगस्त की क्या रेलिवेंस है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आता है, देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि 26 जनवरी की क्या रेलिवेंस है। अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स अ हॉलिडे। So you're able to appreciate your present way better if you have the knowledge of these things.
उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन सो मेनी वेज फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ मच बिगर इवेंट देन अमेरिकन रेवोल्यूशन. शुरू में ही मैं आपको ये बात कह रहा हूँ. एक तो है कि मैं आपको सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन बता दूँ, उसके बाद एंड में बोलूँ कि ये कंपेयर अमेरिकन रेवोल्यूशन विद फ्रेंच रेवोल्यूशन. बट फ्रेंच रेवोल्यूशन, चलो मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी कि क्या है. जस्ट टेल मी इफ यू हैव टू टेल एनी डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितना भी आपको अब तक पता है इसके बारे में. दो रेवोल्यूशंस हुए, दोनों का जो गैप था वो बहुत कम था. सो अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज इन 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज इन 1789. इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करने को कई बार कहा जाता है. चलो अभी नहीं करेंगे इसको आंसर, ये रियलाइज कि हमें हमने किया ही नहीं है. बट आप पूरे क्लास में ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका अमेरिकन रेवोल्यूशन से कंट्रास्ट है. फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो कहानी है ना, वो इस एक पिक्चर से काफी हद तक डिफाइन हो जाती है. क्लियर है? ये पिक्चर दिख रही? तो इसमें क्या है, तीन लोग दिखाए गए हैं. एक ये, दूसरा, तीसरा. एक इंसान बाकी दो का वजन ढो रहा है. दैट इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. मैं हिंदी फिल्म की कहानी क्यों कह रहा हूं? जैसे 50s 60s 70s 80s का जो टाइम था इंडिया में, उसमें हमेशा यह दिखाया जाता था कि जो अमीर होता है वो विलन होता है, जिसके मुंह में वो स्मोकिंग पाइप होता है, जो माइंस का मालिक होता है, फैक्ट्रियों का मालिक होता है, और जो गरीब होता है इज क्विंटेसेंशियली द हीरो ऑफ द मूवी, मोस्टली अमिताभ बच्चन ड्यूरिंग दैट टाइम. तो उसका रीज़न क्या था मूवीज़ में वैसा प्रोजेक्ट करने का? क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म वाले पीरियड से निकले थे और उसके बाद की यही रियलिटी थी. वही रियलिटी फ्रांस की भी थी. फ्रांस में भी जो ये सबसे गरीब लोग थे, ये क्लर्जी का और नोबिलिटी का बोझ उठा रहे थे. सो व्हाट वाज द सिचुएशन इन फ्रांस? दिस, पूरे फ्रांस में टोटल जितने लोग थे उनको आप 3 एस्टेट्स में बांट सकते हो. जो पहली एस्टेट थी, ये थे क्लर्जी, यानी कि जो रिलीजन का ध्यान रखते थे, मोस्टली रोमन कैथोलिक्स. मोस्टली रोमन कैथोलिक्स. तो ये दे हैड अ मॉरल हाई ग्राउंड कि हम भगवान से तुम्हें मिलाते हैं, सो वी हैव द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी. बट दे वर पॉपुलेशन वाइज less than 2%. First estate. Then second estate, nobility, यानी कि rich class, landowners, less than 3% of the total population. Nobles जिसको कहते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे सारे के सारे क्लर्जी, या जो ये चर्च के फादर्स होते थे, या जो इस तरह के लोग होते थे. सेकंड नंबर पे हायरार्की वाइज आते थे नोबल्स, जिनके पास सारा पैसा, सारे लैंड की ओनरशिप होती थी. तीसरे नंबर पे एवरीवन एल्स. एवरीवन एल्स को हम 3 क्लासेस में बांट सकते हैं रफली. इसमें भी हायरार्की है. सबसे टॉप पे बूर्जुआ. बूर्जुआ यानी प्रोफेशनल्स या अपर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जिसमें लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, जिनको कोई ना कोई ऐसी नॉलेज है जिसकी वजह से वो, उनका दिमाग बहुत है. बूर्जुआ या प्रोफेशनल्स. सेकंड नंबर पे वर्कर्स, जिसमें सर्वेंट्स आ जाएंगे या क्लीनर्स आ जाएंगे, ये सब लोग. दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड एस्टेट. और थर्ड नंबर पे पीजेंट्स, किसान, विच वॉज द लोएस्ट ऑफ ऑल द रंग्स. और पीजेंट्स जो थे, ये टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 80% थे. और ये तीनों मिला के was 95% of the total population.
95% of the total population. So number 1 almost 2% population, number 2 almost 3% population, and number 3 almost 95% of the population. अब सारा का सारा टैक्स थर्ड एस्टेट भरती थी. मोस्ट हैविली टैक्स्ड वॉज द थर्ड एस्टेट. ये यहाँ पे पिरामिड बनाने का लॉजिक यही है कि एक तो ये हायरार्की शो करता है और एक ये कि द थर्ड एस्टेट वॉज द लार्जेस्ट, बेस सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ लग रहा था और वो टैक्स सबसे ज़्यादा यूज यहाँ होता था. सो दिस वॉज द सिचुएशन इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन. ये चल रहा था वहाँ पे. तो ब्रीडिंग ग्राउंड तो आपको सीधा सीधा समझ आ गया होगा. अगेन हेयर ऑल्सो द रीजन इज इकोनॉमिक. शुरू करने के लिए पॉलिटिकली भी वो ऑप्रेस थे, सोसाइटली भी वो ऑप्रेस थे, रिलीजियसली भी वो ऑप्रेस थे, लेकिन इकोनॉमिक ऑप्रेशन कम्स एट द टॉप ऑफ इट ऑल. लोगों को पता सा नहीं चलता कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे या हमारी इज्जत नहीं है जब तक उनका पेट भरा रहे. बट द मोमेंट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड फूड ऑल्सो, देन दे रियलाइज ऑल अदर इनजस्टिसेस. तो ये वो शुरुआत थी. थोड़ी क्लैरिटी आई. तो फ्रांस में ये सिचुएशन चल रही थी. अब इस बीच जो फ्रांस का राजा था लुई 16, देखो जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उन्होंने कहा ना कि डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स जैसी कोई चीज नहीं होती है. तो लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है. जैसे बाहुबली मूवी सबने देखी हुई है, तो उसमें जब भलाल देव राजा बनता है तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन जब बाहुबली राजा बनता है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. सो अल्टीमेटली यू हैव सेंट्रलाइज द पावर सो मच कि उस एक टॉप पोजीशन पे जो भी कोई बैठा होगा वो सब कुछ बहुत अच्छा भी कर सकता है, बहुत ख़राब भी कर सकता है, विच इज़ अ रॉन्ग सिचुएशन टू बी इन. जैसे आज की डेट में अगर हम देखें किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाए वो एक लिमिट तक ही चीज़ें खराब कर सकता है, उसके बाद नहीं. वाई नॉट? मतलब वी मे हैव अवर ओन ओपिनियंस, बट एक्चुअली जब आप किसी चीज़ को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में बांध देते हो तो वो इंस्टीट्यूशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेट अस से नो मैटर हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, द रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय यूपीएससी, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ऑल द लॉज ऑफ द स्टेट आर गोइंग टू बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी, विच इज द सुप्रीम कोर्ट. तो आपने इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं कि मैरिट के लिए ये, जुडिशियल रिव्यू के लिए ये, इलेक्शंस कराने के लिए ये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर के लिए ये. यू आर नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, बट किंगशिप में यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो अगर वो उस पर बैठ गया तो सो दैट वॉज द सिचुएशन इन किंगशिप सिस्टम. तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ किंग. तो इसने क्या किया, इसने पहले तो कुछ एडवेंचर्स कर दिए. फॉर एग्जाम्पल द 7 ईयर वॉर. अब याद करो पिछली क्लास से, कब हुई थी 7 ईयर वॉर? हाँ जी, 1756 से 1763. किस किस के बीच में हुई थी? फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश. कौन हारा था इसमें? फ्रांस वॉज डिफीटेड. तो कितने पैसे लगे होंगे? ब्रिटेन तो जीत गया तब भी इनकी इकोनॉमी खराब हो गई थी, फ्रांस तो हार गया था तो सोचो उनकी इकोनॉमी कितनी खराब हो गई होगी. सो एक तो ये एक टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है इन फ्रांस, ऊपर से जो पैसे ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं वो लोगों के वेलफेयर पे खर्च करने की जगह दे आर फाइटिंग वॉर्स. तो फर्स्ट रीजन ऑफ एग्रीवेशन ऑफ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन तो चली जा रही है, लोगों को आदत पड़ी हुई है, ये 1700s के शुरू से ऐसा ही चल रहा था. तो लोगों को आदत पड़ी हुई है कि ठीक है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है. आपको ये देख के पता चल रहा है कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इनको अभी तक ये बात नहीं पता है. तो इनको कैसे पता चलेगी? जब ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगी, जब जो पैसा ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं दैट विल बी स्पेंट ऑन द 7 ईयर वॉर. सेकेंडली अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया. जब अमेरिकन रेवोल्यूशन की वॉर लड़ी है तो जो कॉलोनिस्ट्स थे उन्होंने फ्रांस से मदद मांगी थी ना, तो फ्रांस सपोर्टेड देम. कौन था जनरल फ्रांस का? लफायत. सो ही सपोर्टेड देम. तो उन्होंने यहाँ पे भी पैसे खर्च दिए. दिस ऑल्सो लेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन फ्रांस. और बड़ी आयरॉनिक बात है कि उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया, लेकिन खुद यहाँ पे इनके वो वैल्यूज़ नहीं आई थी.
हाउ आयरॉनिक इज दैट, क्योंकि उनका पर्पस अमेरिकन रेवोल्यूशन लाना नहीं था, उनका पर्पस ब्रिटेन को हराना था। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने ये एडवेंचरिज्म कर दिया यहां पे। उसके बाद तीसरा, द किंग वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, कि मैं यहाँ पे कुछ खाद डलवा दूँ, कोई नई वैरायटी के सीड बनवा दूँ, इरिगेशन करवा दूँ, नथिंग, नो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एट ऑल। और ये सारे ही लोग जो हैं, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, ये सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। सो डीजेनरेशन इन एग्रीकल्चर coupled with famines of 1788, रेवोल्यूशन से एक साल पहले। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से इतनी हालत खराब हो गई कि फ्रेंच गवर्नमेंट के पास पैसे भी नहीं बचे, उन्होंने वॉर्स में खर्च कर दिए थे, और नीचे जो लोग थे थर्ड एस्टेट वाले, वो लिटरली भूख से मरने शुरू हो गए थे। सो द इन्फ्लेशन बिकेम सो हाई इन फ्रांस, और यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं क्योंकि हम बस 150 साल पुरानी ही बात कर रहे हैं, आई थिंक, है ना, 150-200 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई कि गरीब लोग एक्चुअली में खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जब अब उनको भूख लगेगी, एक वो होता है ना कि पेट भरा हुआ है तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा, बट अब पेट नहीं भरा हुआ है, सो नाउ दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग देन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट एनलाइटनमेंट के आइडियाज यहां तक आ रहे थे, और अमेरिकन रेवोल्यूशन का सक्सेस इन लोगों तक भी पहुंच ही गया था। तो इन्हें पता चल गया कि कोई वॉल्टेयर जैसा बंदा है जो ऐसी सी बात कर रहा है, कोई रूसो जैसा बंदा है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा है, कोई मॉन्टेस्क्यू जैसा बंदा है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। तो आप अब सोचो कि इन तीनों क्लासेस में, इन तीनों एस्टेट्स में कौन सी एस्टेट होगी जो एनलाइटनमेंट के आइडियाज को डिस्कस करना शुरू कर देगी। अब कौन सी एस्टेट होगी? थर्ड एस्टेट। थर्ड में जो 3 डिविजन थी उनमें से कौन सी? बूर्जुआ। बूर्जुआ वो लोग जो जिनका दिमाग इतना है कि वो किसी ना किसी प्रोफेशन में है, या पढ़ा रहे हैं, या लॉयर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, तो उनका पढ़ने पढ़ाने का काम है। सो दे आर लाइक वो कुछ लिखते पढ़ते होंगे। तो जब वो कॉमन सेंस पैम्फलेट आया, यहाँ तक पहुंचा, किसने लिखा था कॉमन सेंस? अमेरिकन रेवोल्यूशन में किया था हमने। हु रोट द पैम्फलेट कॉमन सेंस? नोट्स नहीं पढ़े आप लोगों ने? नोट्स में था वो, शायद हमने क्लास में ना किया हो। कॉमन सेंस नाम का एक पैम्फलेट प्रिंट हुआ था जिसने सारे लोगों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था अमेरिका में। हु वाज द राइटर ऑफ कॉमन सेंस? किसी को नहीं पता? नॉट इन द, ऐसा है? ओके, आई विल करेक्ट इट अगर ऐसा कुछ है तो। चलो, एनीवे, तो जस्ट लाइक दैट द आइडियाज स्प्रेड टू बूर्जुआ क्लास द मोस्ट। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मे बी यू आर राइट, मैं इसको करेक्ट करा दूंगा, आई विल एड इट। तो बूर्जुआ क्लास जिनको पढ़ने लिखने का शौक था उन तक ये आइडियाज पहुंचे, एंड दे देन स्टार्टेड दिस रेवोल्यूशन। तो ब्रीडिंग ग्राउंड समझ आ गया आपको? सबसे पहले इकोनॉमिक, उसके बाद रिलीजियस, रिलीजन भी बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था, पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था, इन लोगों के पास इतनी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी। हाँ, टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ की असेंबली थी उसे कहा जाता था एस्टेट्स जनरल। आप एक बार समझो, मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में लिखवाऊंगा। यहाँ की जो पार्लियामेंट थी सॉर्ट ऑफ, उसे कहा जाता था एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल में ये तीनों एस्टेट्स रिप्रेजेंटेड थी, 1/3 1/3 1/3। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के लिए 2 एस्टेट्स को अग्री होना पड़ता था, और इन एनी केस ये दोनों एस्टेट्स अग्री कर जाती थी आपस में। थर्ड एस्टेट वाज ऑफ नो वैल्यू। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग तो इनको 95% रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी, बट दे वर जस्ट 1/3। तो कोई भी प्रपोजल
नया टैक्स लगाने का पास करना है या कुछ भी करना है, वो ये दोनों तो अग्री कर ही जाएंगे, क्योंकि इनको तो टैक्स पे नहीं करना ना, इनको तो मिलेगा। तो ये दोनों मिलके हर चीज़ अग्री कर लेते थे, थर्ड एस्टेट उसको कभी अप्रूव नहीं करती थी। और अब ऐसी सिचुएशन जब हो गई तो अब फाइनल ब्लो आया, इंक्रीज इन टैक्सेस। अब राजा को लगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने वॉर्स में इतने पैसे खर्च दिए और ड्रॉट आ गया, तो अब टैक्स और लगा दो। तो वो लगान फिल्म जैसी सिचुएशन हो गई, 3 गुना लगान वाली। पीपल ऑलरेडी डिड नॉट हैव एनीथिंग, ऊपर से टैक्स बढ़ गया। दिस वाज द फाइनल ब्लो दैट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जब ये टैक्स बढ़ाने वाला प्रपोजल इन्होंने लगाया, तो थर्ड एस्टेट ने बोला कि भाई अब ये तीनों जब तक अप्रूव नहीं करेंगे ना, तब तक हम भी नहीं करेंगे। ये एक बात कहने के लिए उनके पीछे कितनी फोर्स थी, एनलाइटनमेंट एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये बात उन्होंने अब तक तो कभी नहीं बोली थी। कोई भी इससे पहले जितने भी प्रपोजल, जितने भी लॉ पास हुए थे, दे नेवर सेड कि सिर्फ हमारी बात भी सुनो क्योंकि हम इतने % पॉपुलेशन है। बट आफ्टर द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन रीच्ड देम, दे सेड कि भाई हम पे टैक्स लगा रहे हो तो हमारी कंसेंट भी ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि भाई पागल हो तुम, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर हम अलग असेंबली बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ में एक टेनिस कोर्ट था बहुत बड़ा, उन्होंने थर्ड एस्टेट की मीटिंग वहां कर दी और उसे नाम दिया नेशनल असेंबली, कि हम हैं नेशनल असेंबली, वी आर 95% ऑफ द पीपल, हम अपने लिए अलग डिसाइड कर लेंगे। तो ये इतना करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी जो इनको यहां से आई। तो इन्होंने अपना प्रपोजल पास कर लिया कि हम नहीं देंगे टैक्स। फिर जब इनकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई तो इन्होंने अपने आप को ही नाम दे दिया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेंगे। फिर दैट इज द कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिखेंगे अब 2-4 चीजें इसके बारे में। द फ्रेंच सोसाइटी was divided into 3 estates. ये तीनों आप लिख लीजिए। फर्स्ट एस्टेट was clergy and church officials. First estate was clergy and church officials. सेकेंड एस्टेट, पॉइंट बना बना के लिखते रहिए। सेकेंड एस्टेट वॉज नोबिलिटी और द लैंड ओनिंग क्लास। नोबिलिटी और द लैंड ओनिंग क्लास। थर्ड एस्टेट was the commoners, common, COMMONERS, आम लोग, mango men. Third estate were the commoners that consisted of bourgeoisie, BOURGEOISIE, इसे बूर्जुआ भी बोल देते हैं, बूर्जुआजी भी बोल देते हैं। द बूर्जुआ और बूर्जुआजी ब्रैकेट में लिखेंगे एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास, एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास, ब्रैकेट क्लोज, कंसिस्टेड ऑफ बूर्जुआजी, कॉमा, फैक्ट्री वर्कर्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, यहां फैक्ट्रीज चल रही थी, फैक्ट्री वर्कर्स एंड peasants. Next point, the first two estates constituted less than 5% of the population,
but paid little or no taxes. But paid little or no taxes. And enjoyed all the privileges. And enjoyed all the privileges. एक बहुत फेमस कहानी है कि जो लुई 16 की वाइफ थी वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडर थी, उसका नाम नहीं याद मुझे, कैथरीन था उसका नाम। तो लुई 16 की जो वाइफ थी वो एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड करने वाली लग्जूरियस लाइफस्टाइल वाली लेडी थी। तो जिस टाइम पे फेमीन चल रहा था फ्रांस में, जिससे लोग एक्चुअली भड़कने शुरू हुए कि विजुअली आप कोई चीज़ जब देख लेते हो, तो 1788 में जब फेमीन चल रहा था तो फ्रेंच पैलेस में एक बहुत बड़ी दावत दी गई किसी रीज़न के लिए। तो वहाँ पे इतना खाना वेस्ट हुआ जिससे हज़ारों लोगों का पेट भरा जा सकता था। और उस दावत में जो सर्व करने वाले थे वो सब तो थर्ड एस्टेट के ही लोग थे ना। तो जब उन्होंने देखा कि महलों में तो ये सिस्टम चल रहा है और घरों पे हमारे लोग मर रहे हैं, सो दे स्प्रेड दोज आइडियाज़ कि देखो महल में ऐसा चल रहा है सिस्टम। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ हर हिज वाइफ, जो कि उसकी एडवाइज़र भी थी ऑफ कोर्स। हाँ, यस यस यस, बहुत फेमस एनेक्डोट है। तो बड़ी हैरान हुई कि अच्छा ब्रेड नहीं है खाने को तो कोई बात नहीं भाई, केक खा लो। तो लोग ऑफेंड हो गए उससे बहुत ज़्यादा कि हमारे तो घरों पे लोग मर रहे हैं, अभी खाना नहीं मिल रहा और यहाँ इतनी वेस्टेज हो रही है। सो दिस वाज वन ऑफ द इवेंट्स जिससे लोगों को लगा कि भाई कुछ बदलने वाला नहीं है। एक्सट्रीम देख लिया ना उन्होंने। ठीक है, क्या लिखा हमने लास्ट? हाँ, एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड एस्टेट consisted of 95% people, 95% people, and paid almost all the taxes. Almost all the taxes. And had no privileges. And had no privileges. PRIV, paid almost all the taxes and had no privileges. राइट और प्रिविलेज में क्या फर्क होता है? वैसे तो ये आपका पॉलिटिकल थॉट का टॉपिक है, बट जस्ट सेइंग अ पर्सन हैज अ राइट, अ पर्सन हैज अ प्रिविलेज, कोई फर्क है क्या? ये सिनोनिम्स हैं? राइट प्रिविलेज कैन बी थोड़ा और क्लियरली। ओके, हाँ ये ठीक बोल रहे हो आप, बट इससे मीनिंग नहीं पता चलता। ठीक है, राइट जो है वो सबके लिए कॉमन होते हैं, प्रिविलेज किसी एक इंसान की भी हो सकती है। जैसे कि इन इंडिया हु हैज़ द प्रिविलेज टू एलोकेट यूनियन मिनिस्ट्रीज? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में सिर्फ एक इंसान के पास वो प्रिविलेज है कि वो अपने मंत्रालय अलॉट कर सकता है कि होम मिनिस्ट्री किसको है किसको। नो सेकंड पर्सन हैज़ दैट प्रिविलेज। ये एक रियल एग्जांपल दिया आपको। तो प्रिविलेज जो होता है उसे एक्सक्लूसिव राइट बोलते हैं और राइट इज़ अ कॉमन राइट। ये एक फ़र्क होता है, तो आप कभी इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ ना करें। जैसे कि टू एडमिनिस्टर ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे एक ही वर्ड आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। नो अदर पर्सन हैज़ द प्रिविलेज टू डू दैट। तो प्रिविलेज मतलब जो कोई राइट आपके पास हो लेकिन वो एक्सक्लूसिवली आप ही के पास हो। और ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बंदे पे अप्लाई होता है, एक टाइप ऑफ बंदों पे भी अप्लाई हो सकता है। लेट अस से a class of people can have that, like members of parliament have the privilege to attend the sessions of the house, और आम बंदा कोई अटेंड नहीं कर सकता। तो प्रिविलेज कोई एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो एक इंसान का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है। चलो एनीवे, उसके बाद लिखेंगे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव
इसमें पॉइंट वाइज बस बुलेट्स बुलेट्स लगा के लिखते रहेंगे। मोनार्किकल सिस्टम, मोनार्किकल सिस्टम, सेकंड रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म कि मोनार्की सिस्टम तो था ही, लेकिन मोनार्की अच्छी मोनार्की भी हो सकती है, लेकिन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म मतलब जो राजा ने बोल दिया बस वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। थर्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम जो लैंड है उस पर कोई रूल करता है और उसका सारा रेवेन्यू जो है वो उसको जाता है, द वे द लैंड इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट नो कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज, नो कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज। तो ये कैसे एक प्रॉब्लम है कि जो लॉज हैं वो प्रॉपरली लिखे नहीं हुए हैं? हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? हाँ, राजा की जो मर्जी है वही लॉ है, अगर लिखा नहीं हुआ है तो जो बोल रहा है वो लॉ बन गया ना। Why is a written constitution so superior to an unwritten constitution? Because written constitution में लिखा हुआ है, अब सबको यही मानना पड़ेगा, जब नहीं लिखा हुआ है तो जिसने जो बोल दिया वही लॉ बन गया। So absolute system without any written laws, ये सिस्टम था वहां पे। Next, Louis XVI was a weak ruler. Louis XVI, Louis, Louis the 16 was a weak ruler. Louis 16 was a weak ruler और ये बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था। वो जो वो नहीं आता बिस्किट का पैकेट बर्बन, उससे याद रखेंगे he belonged to the Bourbon family, just in case they ask कि ये कौन सी रॉयल फैमिली थी? It was a Bourbon family. So Louis XVI of the Bourbon family was a weak ruler. ठीक है जी। एंड फाइनली लास्ट रीजन, टैक्सेशन रिफॉर्म्स। अगर राजा चाहता भी था कि मैं चलो थोड़े से टैक्स नोबिलिटी पे लगा दूं, टैक्सेशन रिफॉर्म्स वर रेजिस्टेड बाय द नोबिलिटी, टैक्सेशन रिफॉर्म्स वर रेजिस्टेड बाय द नोबिलिटी, वो करने नहीं देते थे चेंजेस, रेजिस्टेड बाय द नोबिलिटी, द सेकेंड एस्टेट और द नोबिलिटी। तो राजा सोचता था कि चलो, उसको भी थोड़ा पता ही था कि हम बहुत ज़्यादा धक्का कर रहे हैं, उसको लगता था कि चलो थोड़ा सेकंड एस्टेट पे लगा देते हैं, सारा पैसा तो इन्हीं के पास है, लैंड ओनिंग क्लास तो यही है, लेकिन वो नहीं लगाने देते थे। दीज वर द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। सेकेंड, यू हैव सोशल कॉजेज, सोशल कॉजेज। इसमें लिखेंगे deep inequality, deep inequality, deep inequality among the privileged and underprivileged classes. Second, इसी में next point, the educated middle class, the educated middle class or bourgeois, the educated middle class or bourgeois became enlightened and brought the revolution, and brought the revolution. शुरुआत करने वाले वो थे, फिर उन्होंने पूरी थर्ड एस्टेट को अपने साथ लगा लिया। कुछ हद तक इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो शुरू में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सारे के सारे। ये बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नारोजी, एओई हुम तो चलो बाद में ही रिग्रेटेड इट, बट जो भी वो लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार। अब उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया था? ये कांग्रेस वर्ड कहाँ से आया था? अमेरिकन रेवोल्यूशन से।
बिकॉज अमेरिका में जो हाउस बना था रेवोल्यूशन के बाद वो कांग्रेस है, आज भी उसका नाम यूएस कांग्रेस है। तो कांग्रेस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? ये भी एक कांग्रेस है, कॉन्ग्रीगेशन से आया ये वर्ड, वेयर पीपल सिट टुगेदर इज अ कॉन्ग्रीगेशन, कांग्रेस। सो दिस इज ऑल्सो कांग्रेस। तो अमेरिका में वो चीज़ बनी कि यार ये अमेरिकन कांग्रेस है, तो उनसे हमने आइडिया लिया, हमने बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हमसे आइडिया लेके किसी और ने बिल्कुल हमारे जैसी मूवमेंट चलाई। किसने? साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला ने। तो उन्होंने बनाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधीयन नॉन वायलेंस। उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई, हमसे भी ऑलमोस्ट 50 साल बाद, 1991 में। तो इस तरह से कांग्रेस का आइडिया जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से आया। इंडिया पे क्या असर हुआ, साउथ अफ्रीका पे क्या असर हुआ, और बहुत सारी कंट्रीज पे क्या असर हुआ। देन थर्ड, रिलीजियस कॉजेस। रोमन कैथोलिसिज्म, रोमन कैथोलिसिज्म had degenerated. रोमन कैथोलिसिज्म, जो रोमन कैथोलिक्स थे, रोमन कैथोलिसिज्म had become degenerated। कौन सी मूवमेंट थी जो रोमन कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट आई थी? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। वो यहां नहीं आई थी, फ्रांस में उसका ज़्यादा असर नहीं था, इसलिए प्रोटेस्टेंटिज्म में तो उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म के सारे जो कमियां थी उसको दूर कर दिया था कि नहीं हम तो इसकी ये चीज़ प्रोटेस्ट करते हैं, ये चीज़ प्रोटेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे वो उतना असर नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी भी यहाँ पे रोमन कैथोलिसिज्म था। सो रोमन कैथोलिसिज्म हैड डीजेनरेटेड एंड बिकम रिजिड, एंड बिकम रिजिड। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, द लोअर क्लर्जी। द लोअर क्लर्जी मतलब क्लर्जी के अंदर भी जो लोअर क्लर्जी थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी। द लोअर क्लर्जी वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। द लोअर क्लर्जी वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द हायर क्लर्जी। यानी कि जो बड़े बड़े चर्चेज के पास्टर होते थे वो अपने नीचे जो लोअर वाले होते थे, लोअर जो क्लर्जीमैन होते थे, उनको कोई राइट्स, कोई पैसे, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं उनको आगे नहीं आने देते थे। तो उनके अंदर भी एक रेजिस्टेंस चल रही थी। देन द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कॉजेस। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट अंडर डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। अंडर डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इसको उस टाइम के कॉलोनियलिज्म के अकॉर्डिंग सोच के देखो। लेट 1700 तक आते आते 7 इयर्स वॉर में फ्रेंच हार चुके थे, इंडिया से भी फ्रेंच को ऑलमोस्ट भगा दिया था ब्रिटिश ने। जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुई थी वो थोड़ी लेट हुई थी वैसे, बट 1700s के एंड तक आते आते 1789 तक आते आते फ्रेंच को काफ़ी जगह से, पूरी दुनिया में काफ़ी जगह से ब्रिटिश ने भगा दिया था। तो इनकी ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छी नहीं चल रही थी। दैट वाज आल्सो एडिशनल रीजन। थर्ड, बर्डन ऑफ टैक्सेशन, बर्डन ऑफ टैक्सेशन solely on the third estate, solely, SOLELY, burden of taxation solely on the third estate. And last point, the luxurious lifestyle, luxurious lifestyle of the French rulers, of the French rulers. ये हो गए सब कॉजेस। अब इसके बाद इमीडिएट रीजंस। इमीडिएट रीजंस, नंबर 1, France was under debt. France was under
debt. Because of the 7-year war, because of the 7-year war and American Revolution. Because of involvement in, लिख लेना, because of involvement in the 7-year war and the American Revolution. Second, the ideas of enlightenment. The ideas of enlightenment. Reached the French people. Reached the French people. तीन लोग थे जिनके आइडिया सबसे ज्यादा इंस्पायर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को. सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू, इसने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसमें पावर एक बंदे के पास होनी ही नहीं चाहिए. सो डिवीजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट. तो वन वाज मॉन्टेस्क्यू. सेकंड वाज वॉल्टेयर. क्या कहता था वॉल्टेयर की सबसे फेमस स्टेटमेंट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में. आई मे नॉट अग्री विद व्हाट यू से बट आई शैल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से सो. तो वॉल्टेयर, इसने भी कहा भाई रिलीजियस टॉलरेंस लेके आओ, इंडिविजुअल लिबर्टी लेके आओ. ना तो वहाँ इंडिविजुअल लिबर्टी थी, ना वहाँ रिलीजियस टॉलरेंस थी. सो सेकंड पर्सन वाज वॉल्टेयर. फर्स्ट मॉन्टेस्क्यू, सेकंड वॉल्टेयर, थर्ड वाज रूसो, जो कहता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि राजा का कोई डिवाइन राइट नहीं है, लोगों में और राजा में कॉन्ट्रैक्ट होता है. लोग राजा को रूल करने देते हैं और बदले में राजा उनको सारे राइट्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा था. सो रूसो. मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज. लोग इससे रिलेट कर गए बहुत ज़्यादा. दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट बाय रूसो. तो इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि रूसो और वॉल्टेयर की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग इंस्पायर हुए थे वो इन दोनों के आइडियाज से हुए थे. सेपरेशन ऑफ पावर्स को आम लोग इतना अच्छे से समझते नहीं थे. उनको राजा सिस्टम ही समझ आता था. उनको ये समझ नहीं आता था कि राजा के पास कम पावर होगी, लॉ कोई और बनाएगा, एग्जीक्यूट कोई और करेगा, उसके ऊपर जजमेंट कोई और देगा. उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन उन्हें इतना समझ में आता था कि राजा हमारे लिए कोई काम करे. तो इसलिए वॉल्टेयर और रूसो ये दो लोग थे जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. गिविंग राइज टू दिस कोटेशन, जो आपको कई बार सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती है. द ब्लेम फॉर द अपहीवल इन फ्रांस मस्ट श्योरली लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ वॉल्टेयर एंड रूसो. ये सरकास्टिक स्टेटमेंट है. ब्लेम क्या है इसमें? एक्चुअली द क्रेडिट फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन शुड गो टू वॉल्टेयर एंड रूसो. लेकिन ये लिखा कैसे हुआ है? द ब्लेम फॉर द अपहीवल इन फ्रांस. अपहीवल तो अच्छी चीज़ के लिए हुआ था ना. सो इट्स अ सरकास्टिक स्टेटमेंट. तो इस पर आपको कमेंट करना है. अब अगर आपने इसकी लिटरल सेंस ले ली तो आप इन दोनों को क्रिटिसाइज कर दोगे कि यार इनकी वजह से सारा गंद पड़ गया फ्रांस में. दिस इज नॉट लिटरली व्हाट दे आर सेइंग. तो दे आर सेइंग अपहीवल, हियर इट इज फॉर द गुड. कि इन दोनों ने फ्रेंच लोगों को इतना इंस्पायर कर दिया कि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया. सो शायद यही मैंने क्वेश्चन भी डाला है. ठीक है जी. अब उसके बाद ये सब हम कर चुके हैं. तो अब ये वाली जो डायग्राम थी ना, इसमें दिस इज द थर्ड एस्टेट, दिस इज द फर्स्ट एस्टेट, दिस इज द सेकेंड एस्टेट. तो ये क्लर्जी दिखाए गए हैं, ये नोबल्स दिखाए गए हैं, और ये थर्ड एस्टेट के लोग दिखाए गए हैं, और बेयरिंग ऑल द बर्डन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट. बस ये सब कुछ कर चुके हैं हम. हाँ, उसके बाद एक हेडिंग बनाएंगे, कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. 2-3 मेजर इवेंट हुए, बस ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे हम. इट्स ऑल देयर इन योर नोट्स. कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, COURSE, कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. पूरे कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन को हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं. एक मॉडरेट फेज, एक रेडिकल फेज. एक्चुअली में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था 1789 में, उसके बाद सब कुछ अच्छा नहीं हो गया था. बहुत सालों तक टर्मोइल रहा. उसके बाद कम से कम 25-26 सालों तक बहुत टर्मोइल रहा, और उसके बाद वापस किंग का रूल आ गया था.
आफ्टर 1815 लुई द 18 केम बैक टू पावर। लुई द 16 को तो मार दिया था, लुई द 18 बर्बन फैमिली केम बैक टू पावर अगेन। लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बार लोगों को फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी का टेस्ट दे दिया था। सो लेटर ऑन कई सालों बाद फिर से फ्रेंच जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। बट दिस इवेंट चाहे कुछ सालों के लिए सक्सेसफुल रहा, इट रिमेन्ड लाइक एच्ड इन द मेमोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस 1789 में रेवोल्यूशन है उसके बाद सब बढ़िया हो गया। ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं हुआ था। अमेरिका में भी 1776 में आया रेवोल्यूशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते ही उनको 10-12 साल लग गए। उसके बाद वहाँ पे स्लेवरी उन्होंने चलाई रखी। उस स्लेवरी की वजह से 50-60 साल बाद वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सिविल वॉर हुई, विच वी विल कवर इन अ सेपरेट क्लास। फिर उसके बाद रेसिज्म रहा, रेसिज्म ख़त्म होते होते और 100 साल लग गए। सो इट इज़ नॉट अंटिल 1940s 1950s कि अमेरिका एक बड़ी प्रोग्रेसिव सी कंट्री एक्चुअली में बन गया। अदरवाइज रेसिज्म और स्लेवरी सबसे ज़्यादा यूएसए में ही थी। कई लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ बहुत रेसिज्म है, बट इंस्टीट्यूशनली कि एक पूरी वॉर लड़ी गई हो उसके लिए, ऐसी सी चीज़ें हुई हैं यूएसए में। सेम गोज फॉर फ्रांस ऑल्सो। सो इन नो केस ऐसा हुआ कि बस रेवोल्यूशन आया और सब कुछ अच्छा हो गया। नेवर द केस, कभी नहीं हुआ ऐसा। इसीलिए हम इंडियन इंडिपेंडेंस को कंपेयर अगर करें फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ या अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ, आवर्स इज अ मच सुपीरियर इंडिपेंडेंस देन देम। क्योंकि हमने एक ही झटके में उनकी सारी गलतियों से सीखा, सारी बातें उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, और फ्रॉम डे वन वी गेव ऑल द राइट्स टू द पीपल। कोई मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, कोई विमेन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई ब्लैक वाइट नहीं। वी स्पेसिफिकली रोट एवरीथिंग इन द आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनसे सीख के। सो वी वर, देयर वाज नो कोर्स करेक्शन इन केस ऑफ इंडिया, मेजर कोर्स करेक्शन कि ये हमने क्या गड़बड़ कर दी। नो, वी डिड इट ऑन डे वन, मच सुपीरियर, लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले लिखेंगे मॉडरेट फेज, कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मॉडरेट फेज। The French Parliament, known as Estates General, tried to impose new taxes on the third estate. Full stop. All the three estates, इसीलिए एस्टेट्स जनरल नाम है इसका। तीनों एस्टेट्स यहां पे रिप्रेजेंटेड हैं बेसिकली। क्या लिखा है आपने? All the estates were equally represented, but the first and second estate would reject any proposal from the third estate. From the third estate. तो थर्ड एस्टेट ने बोला कि यार मत लगाओ हमारे पे टैक्स, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या बात हुई, हम तो रिजेक्ट करना ही था। सेकंड पॉइंट, द थर्ड एस्टेट inspired by the ideas of enlightenment, and American Revolution. Inspired by the ideas of enlightenment and American Revolution, demanded taxation for all the estates. Taxation for all the estates. हम पे क्यों लगा रहे हो, सब पे लगाओ। Next point, this political deadlock
This political deadlock resulted in the third estate resulted in the third estate convening CONVENING, convening a separate national assembly, a separate national assembly. नेशनल असेंबली को अंडरलाइन कर लेंगे. In an adjoining tennis court, in an adjoining tennis court, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने बोल दिया कि तुम्हें तो अंदर ही नहीं घुसने देंगे, तुमने हमारी बात कैसे काट दी, तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया. साथ में टेनिस कोर्ट था, ये वहीं बैठ गए कि हमारी यही पार्लियामेंट है. इन एन एडजॉइनिंग टेनिस कोर्ट विच बिकेम द टेनिस कोर्ट ओथ, विच बिकेम द टेनिस कोर्ट ओथ. हाँ जी, हाँ मतलब द इवेंट, हाँ यू कैन से विच लेड टू द टेनिस कोर्ट ओथ ऑल्सो. ये एक इवेंट बन गया विच लेड टू द टेनिस कोर्ट ओथ ऑन, या एग्जैक्ट डेट की जरूरत नहीं है, इन जून 1789, इन जून 1789. ठीक है जी. तो इन्होंने बोला हम अलग पार्लियामेंट है, हम नेशनल असेंबली हैं, तुम स्टेट जनरल हो, और हम हैं 95% पीपल, हम अपना खुद डिसाइड कर लेंगे. तो ये एक उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से. वो है ये, इट वाज नॉट एन ओपन टेनिस कोर्ट, इट वाज अ एनक्लोज टेनिस कोर्ट, और इसके अंदर इन्होंने ये अपनी असेंबली जो है वो बना ली, टेनिस कोर्ट ओथ ले लिया इन्होंने. उसके बाद अब ये लोग थोड़े से रेवोल्यूशनरी से फेज में आ गए. जब इनको इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, तो अब इन्होंने सोचा कि हमारे जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग हैं जो जिन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, दे आर ऑल इन द जेल, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सारे के सारे. तो इन्होंने सोचा कि जेल पे अटैक करो, सबको छुड़ा लो. दिस इज वाई वी कॉल इट अ रेवोल्यूशन. वैसे तो रेवोल्यूशन वर्ड जो है वो कभी कभी साइलेंटली भी आ जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, बट यहाँ पे रेवोल्यूशन वर्ड को जो फ्रेंच लोग एसोसिएट करते हैं वो बेस्टील प्रिजन थी एक, जहाँ पे इन सब ने मिलकर अटैक कर दिया, वहाँ से सारे प्रिजनर्स छुड़ा लिए. सो फॉल ऑफ द बेस्टील इज द सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसीलिए जिस दिन ये जेल पे अटैक हुआ उसी दिन को आज फ्रेंच नेशनल डे मनाया जाता है. जैसे अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस डे है वो उस दिन मनाते हैं जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की थी, 4 जुलाई 1776. उसी तरह फ्रेंच नेशनल डे मनाया जाता है जब बेस्टिल प्रिजन पे अटैक हुआ था, विच इज 14 जुलाई 1789. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अटैक ऑन द बेस्टिल प्रिजन, अटैक ऑन, हाँ जी, हाँ ये वही कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा है. नहीं अभी मॉडरेट फेज ही चल रहा है, रेवोल्यूशनरी फेज तो अभी आएगा, रेन ऑफ टेरर. सो क्या लिखा है, अटैक ऑन द बेस्टिल प्रिजन, BASTILL, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में, टोटली डिफरेंट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन. अटैक ऑन द बेस्टिल प्रिजन ऑन 14 जुलाई 1789. freed, FREED, freed political prisoners and remains the most visible manifestation of French Revolution. Manifestation remains the most visible manifestation of French Revolution. तो 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंच नेशनल डे. 1-2 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया था इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट ऑन दिस, है ना. हमारी एक आर्मी कंटिजेंट वहां पे जाके मार्च करके आया था, सिख रेजिमेंट गई थी. जरूरी नहीं है इसमें, कौन सा ये जरूरी है कि हथियार लेके गए थे. हम कब कहते हैं इंडियन रेवोल्यूशन,
इंडियन इंडिपेंडेंस को इंडियन रेवोल्यूशन क्यों नहीं कहते? बताएगा कोई आंसर इसका? किसी ने पढ़ा हुआ है पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट? एनीवन? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो? व्हाई डोंट वी कॉल इंडियन इंडिपेंडेंस एज इंडियन रेवोल्यूशन? नो? कोई भी आइडिया, एनी गेस यू कैन से? ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक। और कुछ केसेस, कुछ तरीके से रेडिकल चेंज था भी, रूलर्स चेंज हो गए थे, बट कुछ केसेस से रेडिकल चेंज नहीं भी था। दैट सिस्टम ऑफ रूल वाज सिमिलर, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज सिमिलर, एक्ट ऑफ 1935 वाज देयर। हाँ जी, हाँ, अच्छा, इसलिए रेवोल्यूशन नहीं था, ठीक है। और First, it was a gradual process, not immediate process, but it was going on for 2 decades. Second was there was national politics involved, which had a lot to do with playing role, ओके, playing a big role. इंडिया वाज नॉट अ, ओके, One सबसे बड़ा रीजन ये है, सारे रीजन सही हैं जो आप बोल रहे हो, सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं निकलती इंडियन इंडिपेंडेंस से। अब यू में से नॉन वायलेंस, बट वो अपने आप में इतनी बड़ी आइडियोलॉजी नहीं है कि उसे हम रेवोल्यूशन का नाम दे दें। देर आर सो मेनी फैक्टर्स। द फैक्ट कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑलमोस्ट देखो 90 साल तो है ही है ना, चाहे आप पूरा टाइम ना भी मानो, 1857 से 1947 तो थी। सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। कोई एक इवेंट हम उसमें नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि इसकी वजह से रेवोल्यूशन आया। अमेरिका में वो इवेंट्स हैं, फ्रांस में वो इवेंट्स हैं, इंडिया में ऐसा कोई एक इवेंट नहीं है जिसे हम कहें कि दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंग। देवर फेजेस, हर 10-10 साल बाद रेवोल्यूशनरी फेजेस आते रहे, नॉन वायलेंस फेजेस आते रहे। सो फर्स्ट इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। सेकेंड, नो सेपरेट आइडियोलॉजिकल बेसिस emerged out of Indian freedom struggle. Third, Indian independence was not absolute. It led to division of Pakistan. It led to communal riots. इसलिए वो इतना celebrated event नहीं है 20th century का जितने की अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ये 2-3 चीज़ें हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नो न्यू आइडियोलॉजिकल बेस। यहाँ पे नए आइडियोलॉजिकल बेस बने हैं, नई डॉक्ट्रिन्स निकल के आई हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं निकल के आती। आइडियोलॉजी इज द मेन बेस जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या है? अब आज से 150 साल पहले याद है कि किसी ने जेल पे अटैक किया था, लेकिन उससे जो आइडियाज़ निकले थे वो आज भी काम आ रहे हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस से ऐसा कोई आइडिया नहीं निकला। अगेन इट वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सो मेनी आइडियाज़, बट उससे कोई नया आइडिया ऐसा नहीं निकला जिसे हम रेवोल्यूशनरी कह सकें। दैट इज़ द रीज़न कि हम उसे रेवोल्यूशन नहीं कहते। ठीक है जी, फॉल ऑफ द बेस्टिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब सब में हिम्मत आ गई, सो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट, द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोबल्स। जैसा कि कुछ कुछ नक्सलिज्म के केस में हुआ था इंडिया में, नक्सलबाड़ी इंसिडेंट। क्योंकि अब पीजेंट्स जो थे वो थर्ड एस्टेट की सबसे निचली क्लास थी, तो वो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस होते थे और उनके लैंड को ओन करते थे नोबल्स। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, अब हम भी नोबल्स के अगेंस्ट बदला ले लेते हैं। तो सारे जो पीजेंट्स थे वो इकट्ठे होकर नोबल्स पे अटैक करने लग गए। उनके पास जो लैंड रिकॉर्ड्स पड़े होते थे उनको जलाने लग गए, उनको मारने लग गए। सो दिस स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ बेस्टिल। ठीक है जी। अब उसके बाद सेकेंड फेज वॉज रेडिकल फेज। यहां तक तो अभी ठीक चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये तो रेडिकल फेज है। रेडिकल फेज तो अभी आएगा। मॉडरेट फेज में एक गलती जो इन्होंने कर दी, जो आज हमें पता है कि वही गलती थी, इन्होंने राजा को जाने दिया। लुई द 16 को जब इन्होंने हटाया तो इन्होंने उसको जाने दिया कि जाओ। और वो जब गया तो फ्रांस में जो यूरोप था उसमें बाकी जगह तो अभी किंगशिप सिस्टम चल ही रहा था।
तो वो चला गया प्रूशिया के पास, वो चला गया ऑस्ट्रिया के पास कि देखो अब मेरे बाद तुम्हारी बारी आएगी, यहाँ से पहला रेवोल्यूशन हुआ है, अब अगली बारी तुम्हारी है। तो उन्होंने सोचा कि बात तो ठीक है, तो वो तीनों हो गए इकट्ठे कि चलो तुम्हें फ्रांस वापस दिलाते हैं। एंड व्हेन दिस हैपेंड, तो फ्रांस के जो लोग थे वो अभी बड़े खुश थे, अभी 1-1.5 साल ही हुआ था, दिस वाज लाइक 1789, 1790, 1791, ये 1-2 साल हुए थे अभी कि ये सब रेवोल्यूशन आया है, सब कुछ हुआ है। तो उन लोगों को लगा कि तो बड़ी जल्दी हमारी जो हार्ड वन विक्ट्री है वो वापस चली जाएगी। तो फ्रांस में ना एक बड़ी इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई कि अब कोई तो हो जो बचा ले इस रेवोल्यूशन से जो भी हमने गेन किया है। सो दैट गेव वे टू राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेरर इन फ्रांस। तो ऐसे में एक बंदा हुआ जिसका नाम था, पता है किसी को? कौन है? बिल्कुल सही बोला है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। इसने कहा कि पीछे हटो, मैं संभालता हूं फ्रांस को। एंड पीपल वर रेडी कि जो मर्जी करो, बस डू नॉट अलाउ एनी अदर किंग टू टेक ओवर दिस कंट्री अगेन। तो अब कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। इसको इतनी पावर दे दी फ्रांस के लोगों ने कि बस अब तुम ही राजा हो। तो इसको पता ही नहीं चला कि कब ये इतने एक्सेसेस पे पहुंच गया कि अल्टीमेटली ये भी उसी का शिकार हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हो रहा है, गर्दन काट देते थे, ये ऐसे ऊपर से आके फट्टा गिरता था। व्हाट इज दिस नोन एज? हाँ जी, गिलोटीन। ये पॉलिटी में भी यूज होती है टर्म गिलोटीन। कहाँ यूज होती है? गिलोटीन मोशन क्या होता है उसमें? हाँ, मतलब होता क्या है, वैसे जब बजट पास हो रहा होता है तो एक एक डिमांड फॉर ग्रांट पे डिस्कशन होती है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा, अब तो खैर 80% जो हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स वो ऐसे पास होती हैं, तो 3-4 घंटे डिस्कशन चलती रहेगी कि हेल्थ केयर पे इतना खर्चा हुआ, डिफेंस पे ये वो करते करते अब एंड में सोचेंगे यार क्या 15 अलग अलग वोट्स पास कराएंगे। अब उन सब रेजोल्यूशंस को इकट्ठा करते हैं और जिस पे डिस्कशन नहीं भी हुई उसको भी इसी में डाल लिया कि यार सब पे इकट्ठा करो और एक बार वॉइस वोट कराओ। दैट इज नोन एज गिलोटीन मोशन। तो वहां गिलोटीन का मतलब क्या है कि एक बार में इकट्ठा करो और काट दो। दिस इज ऑल्सो वट इज हैपनिंग हियर। तो उसमें गर्दन से लेटाते थे, ऊपर से ब्लेड आके गिरता था, गर्दन कट जाती थी। दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। तो उसने सोचा कि राजा को छोड़ क्यों दिया था तुमने, तो उसने राजा की फैमिली को कैप्चर किया और सबके सामने उसे गिलोटीन कर दिया, फ्रांस के पेरिस के एक चौक में। द लुई 16 एंड हिज फैमिली वॉज किल्ड लाइक दिस, गिलोटीन। और एंड में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी गिलोटीन ही किया गया था। तो इसके टाइम को, जो कि करीब करीब 3 साल चला, 1792 से लेके 1794, इस पीरियड को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। लिखेंगे 2-4 पॉइंट्स। रेडिकल फेज, मॉडरेट फेज हमने लिख लिया, रेडिकल फेज इसमें लिखेंगे रेन ऑफ टेरर 1792 to 1794, 1792 to 1794। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एक आधा शायद एल कम ज्यादा होगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर started a series of dictatorial, dictator वाला dictatorial excesses to save France, dictatorial excesses to save France from falling into monarchy again, या falling into the monarchical system again।
नेक्स्ट पॉइंट, लुई द 16 had approached Austria and Prussia. Louis the 16 had approached Austria and Prussia and signed the Declaration of Pillnitz. Signed the Declaration of Pillnitz. PILLNITZ, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के राजाओं ने क्या कहा होगा कि हम ये यहां नहीं होने देंगे, हम वापस मोनार्की रिस्टोर करके दिखाएंगे. सो डेक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स, दिस वाज द पिलनिट्स डेक्लेरेशन. तो ऑस्ट्रिया, प्रुशिया और फ्रांस तीनों ने कहा कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आने देंगे हम. तीनों राजा जो थे वो इकट्ठे हो गए एंड दे डिसाइडेड कि हम फ्रांस में दोबारा मोनार्की रिस्टोर कर देंगे. एंड ऑन द अदर हैंड देयर वर कॉमन मासेस, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे. सो दे डिक्लेयर्ड वॉर. ये थी पिलनिट्स डेक्लेरेशन. तो पिलनिट्स डेक्लेरेशन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे जो गेन्स हैं उनको रिवर्स कर दिया जाए, दोबारा मोनार्की रिस्टोर कर दी जाए. क्या लिखा है? लुई द 16 प्रुशिया एंड साइंड the Pillnitz Declaration to restore monarchy in France. To restore monarchy in France. This led to, full stop, इसी के साथ लिखेंगे, this led to insecurity among the French. बड़ी obvious सी बात है. This led to insecurity among the French and they gave Robespierre the authority to rule. Next point, his reign, REIGN, his reign, ब्रैकेट में लिखेंगे 1792 to 1794. His reign, it was much worse than what France was before the French Revolution. उसने पूरे सारे डिसेंट खत्म कर दिए, कोई भी राजा के उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था, सारी फ्रीडम्स खत्म कर दी. His reign is known as reign of terror because all the freedoms were severely curtailed. All the freedoms were severely curtailed and there was no improvement. In the economic conditions. No improvement in the economic conditions of the masses. तो यही तो मेन पर्पस था जिसके लिए उसको बिठाया था वहां पे. इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मासेस, मतलब उससे दो काम इकट्ठे नहीं हुए. उसको बोला गया था कि तुम फ्रांस को सिक्योर रखो, दोबारा मोनार्की मत बनने देना, और साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी करो. उसने पहले वाला काम तो किया पूरे आयरन हैंड से, दूसरा काम नहीं उससे हुआ. तो लोग इतने ज़्यादा एजिटेट हो गए. नेक्स्ट पॉइंट, इन 1794 ही वॉज गिलोटिन्ड. वही मशीन जिसको उसने पॉपुलराइज किया था उसी में उसका सिर रखा, और ये उसकी डिपिक्शन है. सो ही वॉज गिलोटिन्ड इन 1794. ही वॉज गिलोटिन्ड. ठीक है जी. रिजेंटमेंट उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी. अब एक सिंपल बात समझेंगे, जो रेडिकल फेज है उसमें 1792 से 94 का टाइम जो है वो रॉबस्पियर का है. 1794 से लेके 99 का जो टाइम है ये डायरेक्टरी का है, और 1799 ऑनवर्ड्स, ये इसको भी अगर मैं कन्फाइन कर दूं, 1799 से 1815 का टाइम जो है ये नेपोलियन का है.
दिस इज द एंटायर फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, एक बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे अब इसको, डायरेक्टरी, द पीरियड ऑफ डायरेक्टरी। हाँ जी, 5-7 मिनट में आई विल ट्राई टू वाइंड अप, काफी टाइम हो गया। सेकेंड इज द पीरियड ऑफ डायरेक्टरी। अब इट वॉज लाइक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सबने अपनी मेहनत से हासिल किया था, तो सबको लगा कि एक एक बार हम लोग भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर से नहीं संभला, तो अब जो इंटेलिजेंसिया था, बूर्जुआजी, उन्होंने बोला कि हमें दो, हम संभालते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करने वाले लोग। तो 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसे बोलते थे डायरेक्टरी, क्योंकि ये चीज़ सबको पता थी कि एक राजा नहीं बनाना, वो तो फिर मोनार्की हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आप में से कोई 5 महानुभाव चुने जो बड़े इंटेलिजेंट से लगते थे उनको। उन 5 लोगों ने मिलकर सोचा कि अब हम चलाएंगे देश को। तो 5 साल उन्होंने ट्राई किया, लेकिन इनके टाइम पे करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई। लिखेंगे इसमें एक लाइन, रूल ऑफ द डायरेक्टरी। The bourgeois class formed a 5-member directory, but it proved to be corrupt and inefficient. Full stop. Its only strength was successful French army. ये काम इन्होंने एक अच्छा कर दिया। Its only strength was successful French army. क्योंकि ये भी ये सोच के आए थे कि वो डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स के बाद से हमने दोबारा यहाँ पे रूल नहीं आने देना, तो आर्मी को स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन वो थोड़ी पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो गई, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते करते आर्मी को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई। तो आर्मी का जो लीडर था उसने बोला कि यार तुम लोगों ने करप्शन मचा रखी है, अब मेरी बारी है। पहले रॉबस्पियर ने रूल करके देख लिया, अब तुमने भी करके देख लिया, अब मैं देखता हूँ। एंड दैट जनरल वॉज नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेपोलियंस राइज टू पावर। Napoleon's rise to power. नेपोलियन कौन से एस्टेट से बिलोंग करता था? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? वॉज ही लाइक क्लर्जी का बेटा था, नोबल्स का बेटा था, बुर्जुआ का बेटा था, या बुर्जुआ या वो सेकंड या फिर थर्ड? नोबिलिटी, बिलोंग टू नोबिलिटी। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसके भी खिलाफ हुआ था, इसकी फैमिली के खिलाफ हुआ था, लेकिन ये आर्मी को लॉयल था, तो ये आर्मी में सर्व करता रहा और रैंक्स में राइज होता रहा। सो बाय द टाइम 1799 केम, मतलब उसको पहले से पता नहीं था ये, बट इट वाज एन अपॉर्चुन मोमेंट फॉर हिम कि अब मैं पावर कैप्चर कर लूँ। द राइज ऑफ नेपोलियन में लिखेंगे, नेपोलियन वॉज अ मेंबर ऑफ नोबिलिटी। नेपोलियन वॉज अ मेंबर ऑफ नोबिलिटी and rose to the military ranks, rose through the military ranks. Full stop. In 1799, he staged a coup, C-O-U-P. He staged a coup. coup d'etat भी बोलते हैं इसको. He staged a coup. यानी कि मिलिट्री टेक ओवर, जिसे तख्ता पलट बोलते हैं। In 1799 he staged a coup and established his rule. अब जैसे पहले नेशनल असेंबली थी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, फिर डायरेक्टरी थी, तो इसने भी अपना बनाया कॉन्सुलेट। आज की डेट में कॉन्सुलेट का बिल्कुल डिफरेंट मतलब होता है। आज की डेट में कॉन्सुलेट जो है वो फॉरेन सर्विसेज के कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं हम, कि इंडियन कॉन्सुलेट किस कंट्री में है या दूसरी कंट्री का कॉन्सुलेट। बट यहाँ पे जो कॉन्सुलेट था वो 3 कॉन्सल्स से बना था, यानी कि 3 लोग जिनकी सलाह ली जाएगी, जिसमें द फर्स्ट कॉन्सल वॉज हिमसेल्फ।
Next point, he established a consulate having 3 consuls. A consulate, CONSULATE, established a consulate having 3 consuls. In which he was the first consul. यानी कि sort of prime minister, first among the equals. In which he was the first consul. ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्सल फॉर लाइफ. इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग की तरह कि भी मैं ही हूं बस. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप बेसिकली. तो अब यहां तक भी बढ़िया चल रहा था, सबको लगा कि ये हमारा हीरो है, और उसने अपने आप को लेजिटिमेसी देने के लिए ना एक वो प्लेबिसाइट सा करा लिया. सभी लोगों से पूछ लेते हैं कि सबको मैं पसंद हूँ कि नहीं. भाई मैं मिलिट्री रूल लेके आया हूँ, सबको पसंद है. एवरीवन वोटेड इन हिज फेवर ओवरवेलमिंगली कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमें बस यहाँ दोबारा राजा नहीं चाहिए. लेकिन व्हाट ही डिड आफ्टर दिस ओवर द नेक्स्ट 16 ईयर्स, 1799 से लेके 1815 तक, आपको क्या लगता है कि इसने क्या किया होगा? इसको लगा, ये अलेक्जेंडर का बड़ा फैन था, अलेक्जेंडर ने बहुत दुनिया जीती थी, तो इसको लगा कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी विद मी, मेरे पास मॉरल राइट भी है कि मैं एक ऐसी कंट्री से आता हूँ जहाँ पे किंगशिप सिस्टम ख़त्म कर दिया है. तो इसको लगा पूरे यूरोप में किंगशिप सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, सारी जगह फ्रेंच टेरिटरी एक्सटेंड कर देते हैं. दैट वाज द प्रॉब्लम. अगर ये यहीं पे रूल करता रहता तो शायद ये बहुत लंबा निकल जाता टाइम. बट ही ट्राइड टू एक्सपैंड फ्रेंच एम्पायर. तो इसने ऑस्ट्रिया पे हमला किया, प्रूशिया पे, ब्रिटेन पे, रशिया पे. ही डिड नॉट लीव एनीथिंग इन यूरोप. यानी कि पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जीतने वाला आज तक एक ही बंदा है, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट. सो ही इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एज वेल एज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इन नेपोलियन हिस्ट्री, इन यूरोपियन हिस्ट्री. अब इसकी अगर आप बैटल्स देख लो कि इसने कितनी बैटल्स लड़ी हैं, दीज आर द नंबर ऑफ बैटल्स ही फॉट. मुझे इससे बढ़िया कोई इमेज मिली नहीं. ये जो नंबर देख रहे हो, नंबर कितने नंबर की बैटल है वो है. सो बर्लिन में कितनी लड़ी, फ्रांस में कितनी लड़ी, स्विट्जरलैंड, कन्फेडरेशन ऑफ द राइन जो कि बाद में जर्मनी बना, ऑस्ट्रिया, इटली, है ना, रशिया, पोलैंड, सैक्सनी, ये सारी बैटल्स हैं जो उसने लड़ी. नाउ इन सब बैटल्स में से 7-8 बैटल्स ऐसी हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, बस उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं. ऑलमोस्ट 100+ बैटल्स दैट ही फॉट ओवर द नेक्स्ट 16 ईयर्स, लेकिन आपको सारी नहीं पता होनी चाहिए. तो नेक्स्ट आप लिखेंगे बैटल्स टू कैप्चर न्यू टेरिटरीज. कईयों में वो जीता, कईयों में वो हारा भी. लिखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ नेपोलियन. इससे पहले एक पॉइंट लिखेंगे ऊपर. इन 1804 he declared himself, in 1804 he declared himself the emperor of France. The emperor of France. उससे पहले भी इफेक्टिवली वही था, बट एक टाइटल सा उसने अपने आप को 1804 में दिया था. मेजर बैटल्स फॉट बाय हिम. अब यहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक टेबल सा बना लें जिसको आप और थोड़ा सा एग्जॉस्टिव रखें, थोड़ा सा मतलब इवॉल्विंग रखें कि आगे और 2-4 बैटल अगर आपको कोई मिलती हैं, यू कैन ऐड दिस. मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ कि हुआ क्या था. देयर आर सो मेनी फैक्ट्स दैट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर. 1799 से लेके 1815 तक जब इसने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया तो सारे इसके अगेंस्ट हो गए. एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम बियॉन्ड अ पॉइंट. यानी कि पूरा यूरोप इसके अगेंस्ट हो गया. तो क्या हुआ कि कोलिशंस बननी शुरू हो गई. कभी प्रशिया और रशिया इकट्ठे हो गए, उन्होंने मिलकर इस पर अटैक कर दिया. कभी ब्रिटेन, प्रोशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया चारों इकट्ठे हो गए, इस पर अटैक कर दिया. तो ये कोलिशंस वर्सेस नेपोलियन, कोलिशन वर्सेस नेपोलियन, ऐसे कुल मिला के 7 कोलिशंस बनी. यानी कि अलग अलग कंट्रीज, किसी कोलिशन में कोई ग्रुपिंग, किसी में कोई, किसी में कोई, ऑल ऑफ देम फॉट अगेंस्ट हिम.
तो नेपोलियन वर्सेस फर्स्ट कोलिशन, नेपोलियन वर्सेस सेकंड कोलिशन, और इस हर वॉर में मल्टीपल बैटल्स थी। इस तरह से चला ये पूरा, मतलब अगर आपको इसको स्ट्रक्चर में पुट करना है तो इस टाइमलाइन में कुल मिला के 7 वॉर्स लड़ी गई जिनमें मल्टीपल बैटल्स थी। और जो लास्ट 7th कन्फेडरेशन के साथ इसकी जो बैटल्स हुई, उसमें जो लास्ट बैटल थी दैट वाज द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, जिसमें फाइनली इसको हरा दिया गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन कौन सी मेजर बैटल्स हैं, 2-4 के नाम लिख लीजिए आप, एंड आई सजेस्ट दैट यू मेक अ टेबल जिसमें आप और ऐड करेंगे। पहले लिखिए बैटल ऑफ ट्रैफलगार, बैटल ऑफ ट्रैफलगार। और आप ये टेबल कैसे बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे उसमें। फर्स्ट में आप बैटल का नाम लिखेंगे, सेकंड में उसका ईयर, और थर्ड में वो किसके साथ लड़ी गई थी। बैटल ऑफ ट्रैफलगार, सेकंड बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज। तो इसको आप खुद पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा गूगल करके, वैसे तो नोट्स में भी डाला हुआ है मैंने, थोड़ा थोड़ा एक 2 लाइन, बस डिटेल में नहीं जाना, कोई रिसर्च नहीं करनी, बस किसके साथ हुई, कब हुई, बस पूरा कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, देन नेक्स्ट वन वाज बैटल ऑफ लीप्जिग, LEIPZIG, बैटल ऑफ लीप्जिग, एंड फोर्थ इज बैटल ऑफ वाटरलू। ये तो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल वाली बैटल्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। बैटल ऑफ वाटरलू जो है ये थी 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ ट्रैफलगार, ऑस्टरलिट्ज, लीप्जिग एंड वाटरलू। ठीक है जी। इस टाइम पे क्या हुआ, फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में ये हार गया था 1815 में। तो इसको एक आइलैंड पे भेज दिया गया जिसका नाम था एल्बा। ये मेडिटेरेनियन में एक आइलैंड था एल्बा, जहां पे ये इम्प्रिजन रहा काफी देर तक। बैटल ऑफ आइलैंड ऑफ एल्बा पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वेयर वॉज नेपोलियन एक्साइल्ड टू आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, दैट वॉज एल्बा, द आइलैंड ऑफ एल्बा इन मेडिटेरेनियन। फिर वो वहां से भाग गया, भाग के वापस वो फ्रांस में आया, उसने किसी तरह से फिर आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और फिर कुछ देर के लिए रूल किया। फिर दोबारा से सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई, फिर से उन्होंने इस पर अटैक किया, और अब की बार भी इसको मारा नहीं, अब इसको भेज दिया सेंट हेलेना। लेकिन अब इसको ना उन्होंने मेडिटेरेनियन में नहीं रखा क्योंकि वो पास है बिल्कुल यूरोप के, तो उन्होंने इसको भेज दिया अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन के साउथ में कहीं एक आइलैंड है सेंट हेलेना, वहां पे रखा उसको, जहां थोड़े साल बाद वो मर गया। इन 1821 he died there ड्यू टू स्टमक कैंसर। वैसे तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी है, लेकिन उसने इतनी बैटल्स लड़ी, पूरे यूरोप को इकट्ठा कर दिया, फिर धीरे 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 सब लोग अलग हुए। नाउ व्हाट लेड टू द फॉल ऑफ नेपोलियन? उस बीच एक ये भी है, ये उसकी एक सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड क्या है? व्हेन वी कॉल अ लॉ अ कोड, तो क्या मतलब होता है उसका? जैसे हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड, अब तो खैर वो भारतीय न्याय संहिता बन गई है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोड? जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें उस चीज से रिलेटेड सब कुछ हो। जैसे इंडियन पीनल कोड का मतलब कि पीनल प्रोविजन सारी उसी में लिखी हुई हैं, अलग से कोई लॉ नहीं है। सो इंडियन पीनल कोड। तो नेपोलियनिक कोड का मतलब ये है कि उससे पहले ये उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसने पूरा यूरोप कॉन्कर कर लिया। कहीं पे कोई राजा है उसने कोई रूल चला रखे हैं, कहीं पे किसी राजा ने कोई रूल चला रखे हैं, तो उसने उस सारे इकट्ठे करके कॉमन रूल्स बना दिए कि भाई ये रूल्स होंगे, जिसके मेजर फीचर्स क्या थे? मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया उसने, फ्रीडम्स दी लोगों को, कुछ दी कुछ नहीं भी दी, ट्रेड करना अलाउ कर दिया, रिलीजन का रोल कम कर दिया, अच्छी अच्छी चीजें। नेपोलियनिक कोड आज भी नेपाल नहीं फ्रांस के बहुत सारे लॉज में माना जाता है। जैसे हम लोग कौन था वो बंदा जिसने आईपीसी सीआरपीसी बनाया? मैकॉले।
मैकॉले के बनाए हुए लॉज आज भी हम 90% तो फॉलो कर ही रहे हैं। उसी तरह फ्रांस में जो लॉज हैं वो भी काफ़ी हद तक नेपोलियनिक कोड पे बेस्ड हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। उसके बाद 3 रीजन जिसकी वजह से नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ, दिस इज द लास्ट पॉइंट। सबसे पहला था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेपोलियन को पता था कि मैं सारे यूरोप को जीत लूंगा लेकिन ब्रिटेन नहीं जीत पाऊंगा। ब्रिटेन उस टाइम तक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर बन चुकी थी, इंडिया में भी वो बहुत बड़ी पावर बन चुकी थी, और वो था भी एक अलग आइलैंड। और उस टाइम पे नेपोलियन के पास कोई इतनी बड़ी बोट्स की ऐसी कोई फ्लीट नहीं थी कि वो पानी इंग्लिश चैनल क्रॉस करके जाए और यूके को जीत ले। तो उसने क्या किया, उसने पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट जीत लिया और उसने वहाँ पे एक एम्बार्गो लगा दिया कि ब्रिटेन का यूरोप से कोई ट्रेड नहीं होगा। ब्रिटेन का यूरोप से कोई ट्रेड नहीं होगा, ना कोई इंपोर्ट ना कोई एक्सपोर्ट। इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो पहला रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, यू कैन राइट रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन। और भी बहुत सारे हैं बट ये 3 सबसे मेजर है रीजंस फॉर द डाउनफॉल। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो इस मैप में अगर आपको दिख रहा है तो ये पूरा कॉन्टिनेंट है यूरोप का। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे उसने अपनी फोर्सेस लगा दी कि इससे आगे इसके अंदर जितना भी एरिया है सारा उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इनका इनसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ब्रिटेन कैन नॉट ट्रेड विद यूरोप। उसका पर्पस क्या था कि ब्रिटेन को इकोनॉमिकली वीक करो, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ था, उसे ये नहीं पता था कि ये तो कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन की बाकी टेरिटरीज तो सारी इधर हैं साउथ एशिया में। ब्रिटेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट उसको बहुत फ़र्क पड़ गया, बिकॉज ब्रिटेन इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ सप्लाई करता था जो यहाँ जब नहीं आई तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई। सो इट बैकफायर्ड ऑन नेपोलियन। सो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लिखेंगे। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल सिस्टम did not hurt the British, did not hurt the British as much as it hurt the European people. अब इन सब लोगों ने जिनको इसने ऑक्यूपाई कर रखा था उन सब ने इसकी बात मान ली कि ठीक है हम नहीं आने देंगे ब्रिटेन से कुछ, लेकिन ब्रिटेन बढ़िया चल रहा है और इन सब लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो ये सब लोग नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। इसी के साथ लिखेंगे दिस लेड टू ऑपोजिशन अगेंस्ट नेपोलियन। दिस लेड टू ऑपोजिशन अगेंस्ट नेपोलियन। सेकंड द स्पेनिश अल्सर। ये क्या है? अल्सर क्या होता है? बॉडी के अंदर जैसे कैंसर होता है वैसे अल्सर होता है। बहुत धीरे धीरे असर करता है लेकिन अल्टीमेटली कैन किल अ पर्सन। तो इसे कहा जाता है स्पेनिश अल्सर किल्ड नेपोलियन। यानी कि इसको पता नहीं क्या पड़ी कि स्पेन में मैं अपने भाई को राजा बना देता हूं जिसका नाम था जोसेफ। स्पेन में भी वही डायनेस्टी रूल कर रही थी जो पहले फ्रांस में करती थी। कौन सी? बर्बन। तो स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी थी। तो इसको लगा कि हमने फ्रांस से भी तो लुई 16 को मारा ही है, बर्बन डायनेस्टी थी, वहां से भी बर्बन डायनेस्टी को हटाओ और मैं अपने भाई जोसेफ को वहां का किंग बना देता हूं बिना मतलब। स्पेन के लोग खुश थे, उनको कोई ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन वो थर्ड एस्टेट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां ठीक चल रहा था सब कुछ, चाहे मोनार्की थी बट पीपल वर ओके विद इट। तो जब लोगों ने देखा कि ये बिना मतलब हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर हो रहे, सारे लोग रोज अगेंस्ट नेपोलियन। उसने सोचा था कि मैं वहां जाके हेल्प करूंगा, लोग मेरे साथ हो जाएंगे, उल्टा हो गया सिस्टम। पीपल वेंट विद द मोनार्की। तो इस वजह से स्पेन में भी उसकी फोर्सेस ने बहुत सारे नुकसान झेले। सेकंड पॉइंट लिखेंगे द स्पेनिश अल्सर, दैट इज, इसे कहा जाता है द पेनिनसुलर वॉर, क्योंकि स्पेन एक पेनिनसुला है। दैट इज द पेनिनसुलर वॉर ignited by Napoleon's insistence, ignited by Napoleon's insistence to overthrow the Bourbon dynasty, to overthrow the Bourbon dynasty and install and
install his brother Joseph as the king? Full stop. Next point. It led to massive uprising. It led to massive uprising. Massive nationalist uprising, sorry. Massive nationalist uprising in Spain. It led to massive nationalist uprising in Spain against Napoleon. तो नेपोलियन को वहां से हार के वापस आना पड़ा. थर्ड रीजन, द रशियन कैंपेन. और ये हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पढ़ेंगे, जिसके ऊपर पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इट्स अ वेरी रेयर इंस्टेंस कि कोई क्वेश्चन रिपीट कर दें वो प्री में. सो देयर हैज बीन अ सेम क्वेश्चन इन पीसीएस प्रीलिम्स पिछले 2 बार. रशियन एक बैटल हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बैटल ऑफ बारबरोसा, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में. तो यहाँ पे भी एक ऐसा हुआ था. अब इसने क्या किया, अब देखो कहाँ पे फ्रांस है और कहाँ जाके रशिया है. इसने रशिया में जाके इन्वेड कर दिया. रशिया की विंटर्स जो है ना वो बहुत हार्श होती हैं. रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सारा का सारा साइबेरियन पेनिनसुला है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो इन्होंने वहाँ पे जाके अटैक कर दिया. अब रशिया वाले बहुत चालू थे. उन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके जिस सिटी पे अटैक किया, इन्होंने वो सारी सिटी घेर ली. वो सिटी ऑलमोस्ट खाली थी. रशियंस न्यू ऑलरेडी, तो वो सिटी ऑलमोस्ट खाली थी. इन्होंने वो शहर घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया. अभी खड़े वेट कर रहे हैं कि कब रशिया वाले हमें बोलेंगे कि हम सरेंडर करते हैं और तुम्हारे साथ ट्रीटी साइन करते हैं. सो दे वर जस्ट स्टैंडिंग देयर. दे ऑक्यूपाइड इट फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू वीक्स. तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कोई नहीं आ रहा है हमारे से नेगोशिएट करने, तो इनकी बेइज्जती हो गई. दे केम बैक. एंड वो इतनी देर जब परसिस्ट किए, उतनी देर में ठंड सर्दियाँ आ गई. ये रशिया की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने ऐसा किया था. जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया तो उनको पता था कि ये सितंबर अक्टूबर के आसपास अटैक कर रहे हैं, इनको थोड़ा लंबा खींचो. तो उन्होंने जर्मन फोर्सेस को रशिया के और अंदर आने दिया कि आ जाओ और पीछे आ जाओ और आ जाओ. एंड रशिया इज़ सो वास्ट लॉन्गिट्यूडिनली, तो उन्होंने आने दिया. और उसके बाद इतने में नवंबर आई और सारी जगह स्नोफॉल हो गई. तो वो जितने टैंक्स, जितने सोल्जर सब लेके आए थे जर्मन वाले, उसको वापस ही नहीं ले जा सके. बर्फ़ में कैसे चला लोगे, और बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल होती है. तो रशियन विंटर्स किल्ड लैक्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ हिटलर. ये ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ. 6 लाख सोल्जर लेके गया था नेपोलियन रशिया में, 1 लाख वापस आए. सो दिस लेड टू द थर्ड फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ नेपोलियन, सो टू से. लिखेंगे इसमें थर्ड, द रशियन कैंपेन. क्यों किया था इसने रशिया को, क्योंकि रशिया ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम मानने से मना कर दिया था. द रशियन कैंपेन led by Napoleon due to Russia's refusal to accept the continental system. Russia's refusal to accept the continental system. तो नेपोलियन ने बोला कि तुम मत करो ट्रेड ब्रिटेन से, बट इन्होंने कहा कि नहीं हम तो करेंगे, हमारा नुकसान हो रहा है. तो नेपोलियन ने इन पे अटैक कर दिया. इसके साथ लिखेंगे 1812, 1812 में हुआ था ये. 1812, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कॉन्टिनेंटल सिस्टम. इसमें एक बैटल हुई बड़ी फेमस, द बैटल ऑफ बोरोडिनो, जिसमें ये सारा नुकसान हुआ. द बैटल ऑफ बोरोडिनो, BORODINO. In the Battle of Borodino, the occupation of an empty Moscow. In the Battle of Borodino, the occupation of, occupy कर लिया पूरा मॉस्को, the occupation of an empty Moscow did not yield anything. Did not yield anything, and the onset of harsh Russian winter
and the onset of harsh Russian winter led to tactical failure of the French. साथ में लिख सकते हो लैक्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड. और वो लड़ाई में नहीं मरे थे, वो ठंड की वजह से मरे थे, बीमारियों की वजह से मरे थे. दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग. लैक्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड. ठीक है जी. तो इस वजह से नेपोलियन फेल फ्रॉम द एम्पायर. फाइनली क्या जीता हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से? अब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में इसको हरा दिया. उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, अगेन द ट्रीटी ऑफ पेरिस, नहीं, द ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना जिसमें सारे यूरोप ने बोला कि दोबारा से बर्बन फैमिली को बिठाते हैं फ्रांस में. ये पिछले 15, 20, 25 सालों में जो एडवेंचरिज्म हुआ है, ठीक है, हो गया, बढ़िया हो गया. अब दोबारा से बर्बन फैमिली वाज रिस्टोर्ड ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस. लेकिन जितने भी चेंजेस फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशंस ने या अलग अलग चीज़ों ने लेके आए थे, वो सब, उसमें से काफ़ी कुछ अभी भी रिस्टोर रहा. एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी. पहले सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्की थी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी. सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन? नेशन वर्ड का मॉडर्न मतलब क्या होता है, ये हमें पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से पता चला. Now you tell me the most important difference. इसको देखे बिना, now you tell me the most important difference between American Revolution and French Revolution. जब मैंने आपसे शुरू में पूछा था, जो भी अभी आपको लग रहा है, वैसे आप इसको प्रॉपर पढ़ोगे, फिर आपको याद होगा, फिर आप क्रिस्टलाइज होगी इंफॉर्मेशन, फिर आप कंपेयर करने वाली सिचुएशन में पहुंचोगे. बट जितना भी आपको अभी लग रहा है कि एक अमेरिकन रेवोल्यूशन भी था, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन है, कोई मेजर डिफरेंस क्या है अदर देन द फैक्ट कि वो अमेरिका में हुआ था और ये फ्रांस में हुआ था? कोई भी और डिफरेंस? यहाँ पे state system initially, which was missing in the American Revolution. ओके, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है ये तो. was against the, बहुत बड़ा डिफरेंस. अमेरिकन रेवोल्यूशन कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट था, यानी कि बाहर वाले लोगों के अगेंस्ट था. ये अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट था, पहला रीजन. दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी नहीं है, बट अमेरिकन रेवोल्यूशन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण इकोनॉमी थी. सो इट वाज लार्जली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को हटा के अमेरिकन कैपिटलिज्म को लाना. उन लोगों के पास पहले फ्रीडम्स भी थी, उन लोगों पे टैक्स भी बहुत कम लगे हुए थे, वो लोग सारे फ्रीडम्स भी एंजॉय कर रहे थे. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था. दे वर प्रॉपरली ऑप्रेस्ड पीपल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली. तो यहाँ पे इस चीज़ का आना बहुत महान है एज कम्पेयर टू अमेरिकन रेवोल्यूशन. इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इज मच मोर सुपीरियर आइडियोलॉजिकली देन अमेरिकन रेवोल्यूशन. नॉट टू से कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में कोई कमी रह गई थी, वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी इतनी महानता की. वो लोग के पास पहले ही फ्रीडम्स थी, पहले ही टैक्स कम लगे हुए थे, उनको बस वो राइट खुद करने के लिए चाहिए था. सो इट वाज मोस्टली इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इमेंसिपेशन कि भाई हम पे टैक्स लगा रहे हो, हमें राइट्स दे दो. यहाँ पे इन लोगों को सब कुछ ही चाहिए था. इनको रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी चाहिए थी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी चाहिए थी, राइट्स भी चाहिए थे, सोसाइटी भी रिफॉर्म करनी थी, सब कुछ. सो द वे द चेंज फ्रेंच रेवोल्यूशन इफेक्टेड was nowhere even close to what American Revolution achieved. French Revolution is much more superior to American Revolution in terms of the societal, political, economic change that it brought. ये जब भी आपको कंपैरिजन आए तो आप ऐसे करके दिखाते हो, या अगर आप इसको टेबल से दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे. पॉलिटिकल चेंजेस अमेरिका में, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस, लाइक दैट. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑलवेज सुपीरियर टू अमेरिकन रेवोल्यूशन. ठीक है जी, दैट्स ऑल. इसको आप पढ़ लेंगे, जो आपका PDF है उसमें सब कुछ दिया हुआ है. एंड बैटल्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जितना उसमें कोई 2-4 और ऐड कर पाएँ, इट्स बेटर. ठीक है जी. एक ना चैनल है YouTube पे, उसका नाम है 5 मिनट्स. उस पर कुल मिला के 15-20 ही वीडियोज़ हैं. इट्स अ वेरी गुड चैनल. 5 मिनट में अमेरिकन रेवोल्यूशन एक्सप्लेन्ड, 5 मिनट में नेपोलियन एक्सप्लेन्ड. तो अगर आपको कभी टाइम मिले, यू कैन वॉच दिस.
है ना, तो एग्जैक्ट यही नाम है उसका, इन ऑल कैप्स। थैंक यू सो मच।